नागोजी ने संताजी का धोखे से सर काट दिया। उसके बाद राजा राम महाराज ताराबाई के पास जाते हैं और कहते हैं, रानी साहिब, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। दादा संताजी की मृत्यु हमारी भूलों की वजह से हुई। हमें सच में कुछ भी मालूम नहीं था कि नागोजी हमें इस प्रकार धोखा देगा। कुछ तो बोलिए ताराबाई, आप क्या कर रही हैं? रानी गुस्से में एक तक देखते हुए कहती है, मैं उस दिन की तैयारी कर रही हूं जब औरंगजेब या उसके जैसे कोई भी मुगल मेरी आंखों के सामने खड़ा होगा। नगोजी मुगल दरबार में जाकर कहता है, मुगल साम्राज्य का झंडा हमेशा ऊंचा रहे। यह बात औरंगजेब ने गर्व से दोहराई। उसने कहा, आलमगीर तुम्हारे लिए एक इनाम लेकर आया है, संताजी का सिर। इंशाअल्लाह आज हम बहुत प्रसन्न हैं। आज से तुम्हारा नाम खान के रूप में प्रसिद्ध होगा। और समझो, जो वादा मैंने तुमसे किया वह पूरा हो गया। लेकिन जहां एक और बादशाह खुश था, वहीं दूसरी तरफ उसका गुस्सा भी चरम पर था, और उसका निशाना था जुल्फिकार खान। नागोजी से मिली सूचना ने उसे यकीन दिला दिया था कि जुल्फिकार जानबूझकर जिंजी पर हमला करने में टालमटोल कर रहा है। क्रोधित होकर औरंगजेब ने उसे सख्त चेतावनी भरे आदेश भेजे। जुल्फिकार को अपने गुप्त स्रोतों से यह मालूम चला कि अगर उसने शीघ्र ही जिंजी पर अधिकार नहीं किया तो बादशाह पहले उसका सिर देखना चाहेगा, फिर कुछ और। इसी डर के चलते 1697 के अंत में उसने गुपचुप राजा राम महाराज को किला छोड़ने का संकेत भेजा। खान ने अपने भेदियों की मदद से महाराज को सूचना दी कि उसकी सेना किस दिशा से हमला करेगी और सुरक्षित निकलने के लिए कौन सा रास्ता खुला छोड़ा गया है। महाराज का मन अपने लोगों को पीछे छोड़ने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, मुगलों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन इस राज्य के छत्रपति का सुरक्षित रहना आवश्यक है। मैं जाता हूं, तुम सब भी जल्दी हमारे पीछे आना। हमें भरोसा है कि तुम सब सुरक्षित रहोगे। राजा राम महाराज ने जुल्फिकार पर विश्वास कर दिसंबर 1997 की शुरुआत में सुरक्षित जिंजी से निकलकर प्रस्थान किया। जुल्फिकार ने मराठों के साथ अपने संबंध मधुर बनाए रखे ताकि भविष्य में उन्हें लाभ मिल सके। ऊपर से उसने ऐसा प्रदर्शन किया जैसे वह किले पर आक्रमण कर रहा हो, ताकि भविष्य में उन्हें लाभ मिल सके। ऊपर से उसने ऐसा प्रदर्शन किया जैसे वह किले पर आक्रमण कर रहा हो, जिससे बादशाह को कोई शक न हो। इस महत्वपूर्ण यात्रा में रामचंद्र पंत और खंडोबल्लाल ने मिलकर निर्णय लिया कि गणोजी शिर्के को भी इस योजना में शामिल किया जाए। ये वही शिर्के थे जिन्होंने पहले संभाजी महाराज का पता मुगलों को दिया था, लेकिन अब वे अपनी भूलों का प्रायश्चित करना चाहते थे। उन्होंने अपने साथियों को भी योजना में शामिल किया। इसके बाद गणोजी शिर्के और उनके साथी महाराज को घूंघट वाली पालकी में बैठाकर किले से बाहर ले गए। लंबी और कठिन यात्रा के बाद 22 फरवरी 1698 को राजा राम महाराज विशालगढ़ सुरक्षित पहुंच गए। उनके चले जाने के बाद फरवरी महीने में जुल्फिकार खान ने जिंजी किले पर अधिकार कर लिया। किला अब मुगलों के हाथ में था। उस समय महाराज की पत्नियां अभी भी किले में ही थीं, जिन्हें मुगलों ने बंदी बना लिया। कोई सैनिक किसी स्त्री या बालक पर हाथ नहीं उठाएगा। अगर कुछ करना है तो मैं स्वयं करूंगा, यह कहकर खान ने उन्हें सौंपने का निर्णय लिया। रानी साहिब, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। कृपया यह लीजिए, यह आपकी यात्रा में सहायक होगा। जैसा हम कहें वैसा ही कीजिए। लेकिन रानी ताराबाई ने साहस दिखाया। उन्होंने जुल्फिकार खान के सिर पर बंदूक तान दी और उसके सैनिकों को चेताया, अगर हमें और हमारे सैनिकों को सुरक्षित न जाने दिया गया तो इसे अभी के अभी गोली मार दी जाएगी। खान ने तुरंत इशारा किया और सभी मराठा सैनिकों को उनके परिवार के साथ सुरक्षित जाने दिया गया। दरअसल इतिहास में जुल्फिकार खान ने राजा राम और उनके परिवार को जिंजी से भागने में हर तरह से मदद की थी। 1700 ईस्वी में महाराज राजाराम की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य अब मुश्किल मोड़ पर खड़ा था। औरंगजेब को लगा कि मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब एक और योद्धा इस संघर्ष की बागडोर संभालने को तैयार थी, रानी ताराबाई। अब मराठा साम्राज्य का क्या होगा? महाराज राजाराम के बिना हमारी सेना कौन संभालेगा? कौन कहता है कि मराठा साम्राज्य खत्म हो गया? शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया था कि मराठे कभी हार नहीं मानते, और जब तक मराठों का एक भी बच्चा सांस ले रहा है, कोई भी इस साम्राज्य को गिरा नहीं सकता। लेकिन महारानी साहिब, अब मराठा साम्राज्य को कौन चलाएगा? मराठा साम्राज्य एक व्यक्ति से नहीं चलता। हम सब में शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और राजाराम महाराज का खून है। जब तक हम सब जिंदा हैं, मिलकर हम साम्राज्य बनाएंगे, हम चलाएंगे। लेकिन महारानी साहिब, किसी को तो सिंहासन पर बैठना होगा। ताराबाई गहरी सांस लेती है। वह धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ती है और दृढ़ता से जवाब देती है, स्वराज्य कभी झुका नहीं और कभी झुकेगा नहीं। मराठों की जड़ें मिटाना आसान नहीं है। कल सुबह होने से पहले मेरा बेटा शिवाजी द्वितीय छत्रपति बनेगा। आज से तुम सिर्फ मेरे बेटे नहीं, बल्कि स्वराज्य के छत्रपति हो। तुम वीर शिवाजी महाराज की विरासत के वारिस हो। चिंता मत करो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ चलूंगी, रास्ता दिखाऊंगी। दरबार में बैठे सभी मराठा सरदारों की आंखों में सम्मान और उत्साह भर जाता है। धनाजी जाधव और रामचंद्र पंत अपनी तलवारें निकालते हैं और झुककर नमन करते हैं। एक सैनिक मुगल दरबार में जाता है और कहता है, आलमगीर, आपके खिलाफ एक 4 साल के बच्चे को छत्रपति बना दिया। औरंगजेब की आंखें गुस्से से चमक उठती हैं और वह चिल्लाकर सबको शांत करता है।
एक बच्चे को छत्रपति बनाना गलत है। जरूर कोई इसके साथ खड़ा है जिसे हमारा सामना करने की हिम्मत है। अब औरंगजेब इस सालों से चल रहे संघर्ष का अंत नहीं देख पा रहा था। उसके गुस्से की आग भड़क उठी और फिर औरंगजेब ने खुद सतारा की घेराबंदी खत्म करने का फैसला किया, जो 1699 के अंत से चल रही थी, ताकि देख सके कि मराठों से यह नई आग कौन लेकर आया है। मुगल बादशाह औरंगजेब वह खुद 10,000 मुगल सैनिकों के साथ सतारा की ओर बढ़ा। मुगल सेना ने सतारा पर अपनी पूरी ताकत से दबाव बढ़ाया। बुरी खबर, युद्ध की तैयारी करो। औरंगजेब की नाराज सेना ने सतारा किले को घेर लिया। सेनापति धनाजी जाधव, जो पहले ही अनगिनत हमले झेल चुके थे, अब किसी मदद की उम्मीद नहीं कर सकते थे। किले की दीवारें हमलों से कमजोर हो रही थीं। आखिरकार 21 अप्रैल 1601 को उन्हें किले और सैनिकों को बचाने के लिए आत्मसमर्पण करना पड़ा और वहां से दूसरे किले की रक्षा के लिए निकल गए। धनाजी जाधव का आत्मसमर्पण सिर्फ एक किले की हार नहीं था, बल्कि मराठा साम्राज्य के रणनीतिक दबाव का प्रतीक था। लेकिन महारानी ताराबाई ने समझदारी से काम लिया। उन्होंने सभी सैनिकों की बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने सबको बताया कि मुगलों को हराने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। हम राज्य के हर किले को फिर से हासिल करेंगे। महारानी ताराबाई जीतने के लिए दृढ़ थीं। उन्हें बिल्कुल को हराना था। सबसे पहले उन्होंने दक्कन से परे मुगल क्षेत्रों पर छापे और हमले की योजना बनाई। युद्ध के लिए लोगों और संसाधनों को जुटाने के लिए वह अपने नियंत्रण वाले विभिन्न किलों पर बार बार जाने लगी। ताराबाई भोसले ने दक्कन और मध्य भारत के अन्य हिंदू शासकों के साथ महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक गठबंधन बनाए। इससे उन्हें संसाधन बढ़ाने में मदद मिली। महारानी ताराबाई ने राजा राम को मुगलों का जवाब देने में मदद की। रानी ताराबाई जानती थीं कि मुगलों की जड़ें सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत में भी फैली थीं। अगर मराठा साम्राज्य को जिंदा रखना था, तो अब दुश्मन को वहां चोट देनी होगी जहां उन्होंने सोचा भी नहीं था, और चंदेरी इस आग का केंद्र था। मुगल दरबार में चिंता की लहर दौड़ गई। खबर आई कि 500 मराठा सेना मध्य प्रदेश के चंदेरी किले की ओर बढ़ रही है। मुगल दरबार में चिंता की लहर दौड़ गई। खबर आई कि 500 मराठा सेना मध्य प्रदेश के चंदेरी किले की ओर बढ़ रही है। आलमगीर, बुरी खबर। औरंगजेब हैरान हो गया और सोचने लगा कि मराठे महाराष्ट्र छोड़कर बीच में क्यों जा रहे हैं। औरंगजेब की मुट्ठियां भी भींच गईं। उसने मराठों को रोकने का हुक्म दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मराठा सेना चंदेरी की सीमा पर पहुंच गई थी। चंदेरी किले की दीवारों पर मुगल पहरेदार खड़े हैं। अचानक आसमान में आग के कई गोले उड़ते हुए आते हैं। मराठा घुड़सवार किले की ओर बढ़ते हैं। उनके हाथों में जलते मशाल, भाले और तलवारें हैं। चंदेरी की दीवारों पर रखे मुगल पहरे इस मराठा तूफान को रोक नहीं सके। भीषण लड़ाई शुरू हो गई। मराठा सैनिक किले की दीवारों पर चढ़े और किले में घुस गए। मुगल सैनिकों की चीखें दूर दूर तक सुनाई दी। मराठे चंदेरी में विजयी हुए। ताराबाई ने जो भविष्य देखा था, उसकी झलक दिखाई देने लगी थी। मुगलों का घमंड पहले ही चकनाचूर होने लगा था। ताराबाई ने एक बैठक बुलाई और सबको रणनीति समझाई। हवा की तरह चलो, जहां वे सोए वहां हमला करो, उनके जागने से पहले गायब हो जाओ। रानी के मुताबिक उनकी सेनाएं हल्की और फुर्तीली थीं। वे रात में मुगल चौकियों के आसपास छिपती और हमला करके भाग जाती। उन्होंने मुगलों की आपूर्ति लाइनों पर हमला किया, अनाज के भंडार जलाए, गश्ती दलों को घेरा, औरंगाबाद से सोने से लदे मुगल कारवानों को लूटा। जो भी आता, सूरज उगने से पहले मराठों के दबाव में गायब कर दिया जाता। मुगल इसमें लड़खड़ा गए। 1702 तक उनकी नजर और तेज हो गई। अब उन्होंने सोचा, क्यों न अपना छीना हुआ वापस ले लिया जाए। उन्होंने मराठा नजर को बाहर की ओर मोड़ा। दक्कन के घायल दिल से परे उनके सेनापतियों ने उत्तर की ओर छापे मारे। उनके घोड़ों की टापें नर्मदा नदी के पार गूंज उठी, एक रेखा जिसे मुगल अपनी ढाल मानते थे। मालवा को सबसे पहले चोट लगी। जो लोग गांवों से मुगल कर वसूलते थे, वे गायब हो गए। उनकी जगह ताराबाई के वफादार सरदार आ गए। मराठे अब सिर्फ बचाव नहीं कर रहे थे, वे उठ रहे थे। एक ज्वार तट के खिलाफ उठ रही थी। 1705 तक ताराबाई की हिम्मत रंग लाई। उनके सेनापति धनाजी ने 8,000 घुड़सवारों के साथ गुजरात की सीमा पर मोहम्मद खान की दोगुनी मुगल सेना से टक्कर ली। टक्कर जोरदार थी। तलवारें चमकी, धूल ने हवा को घेर लिया। मुगल टूट गए। उनके शरीर मैदान पर बिखर गए और गुजरात का तट मराठों के लिए खुल गया। मराठा जहाज सादे थे, लेकिन बहादुर मुगलों ने पानी पर मंडराना शुरू कर दिया और व्यापार को परेशान करने लगे। हैदराबाद से पूर्व में और बैरार तक उत्तर में ताराबाई का नाम बाजारों में गूंजने लगा और 1606 तक ताराबाई की लड़ाई ने मुगलों को निराश कर दिया था। उनकी सेनाएं भटकती, किलों पर छापे मारती, आपूर्ति लूटती और पहाड़ों में गायब हो जाती। औरंगजेब अब 87 साल के अहमदनगर के पास अपने शिविर में बीमार पड़े थे। मराठों को कुचलने का उनका सपना अधूरा था। ताराबाई से रात में खबर मिलने पर उन्होंने मुगल खजाने को लूटने के इरादे से उन पर छापा मारने का सोचा। उन्होंने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि वे गोदावरी नदी के पास मुगल शिविर की ओर बढ़ें। उस रात उनके साथ 100 घुड़सवार थे। वे तेजी से और चुपचाप निशाना बनाते हुए एक मुगल काफिले की ओर बढ़े। अचानक मशालें जल उठी। मुगल घुड़सवार जंगल से निकलकर उन पर हमला करते हैं। यह दरअसल एक गहरी साजिश थी। मुगल गुप्तचरों ने मराठों की गतिविधियों की भनक पहले ही ले ली थी। औरंगजेब का चतुर सेनापति जुल्फिकार खान एक घातक योजना रच चुका था। जैसे ही ताराबाई की टुकड़ी ने मुगल काफिले पर धावा बोला, जंगल की छाया से अचानक 500 मुगल सवार निकलकर सामने आ गए। युद्ध शुरू हो गया। तलवारें गरजी, ढालें भिड़ी और धरती पर बहा खून गवाही देने लगा उस भीषण संघर्ष की। ताराबाई ने मोर्चा खुद संभाला। उनकी गर्जना सैनिकों को हिम्मत दे रही थी, पर मुगलों की तादाद कहीं अधिक थी। धीरे धीरे मराठा पहरेदार मारे जाने लगे।
और आखिरकार भारी संख्या में मुगलों ने उन्हें घेर लिया। ताराबाई को जंजीरों में जकड़कर औरंगजेब के शिविर की ओर ले जाया गया। वहां एक बेचैनी का माहौल था। औरंगजेब स्वयं बीमारी से जूझ रहे थे, अपने तख्त से उठने में असमर्थ। उन्होंने जुल्फिकार खान को बुलाया और ताराबाई को उसके सामने पेश किया गया। ताराबाई की आंखों में कोई डर नहीं था, वहां थी केवल आग। तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है रानी, जुल्फिकार ने कहा। मराठा तलवार तब तक चलती रहेगी जब तक एक भी सांस बाकी है, ताराबाई ने दृढ़ता से उत्तर दिया। जुल्फिकार खान के चेहरे पर झुंझलाहट साफ थी। उसने उन्हें कड़ी निगरानी में रखने का आदेश दे दिया। 4 दिन बीते, चौथी रात बारिश की धीमी बूंदें टपक रही थीं। मुगल सैनिक थककर सुस्त पड़े थे। ताराबाई अपने तंबू में चुपचाप बैठी थी। तभी बाहर अचानक हड़बड़ाहट मची। रानी ने पर्दा हटाकर देखा। उनका सबसे वफादार योद्धा धनाजी जाधव अपने सैनिकों के साथ मुगल शिविर पर धावा बोल चुका था। उस बारिश भरी रात चारों ओर चीखें थीं, आग की लपटें थीं और मराठा रणबांकुरों की हुंकार थी। जय थी, जय भवानी, जय शिवाजी। तब तक औरंगजेब को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था, लेकिन धनाजी रुकने वालों में नहीं था। वह ताराबाई के तंबू तक पहुंचा, मुगल पहरेदारों को मार गिराया और रानी को मुक्त करवा लिया। ताराबाई की यह 4 दिन की कैद भी उनकी हार नहीं बन सकी। मुगलों के लिए यह एक शर्मनाक पराजय थी, वहीं मराठों के लिए यह शौर्य और साहस की मिसाल बन गई। और उस रात औरंगजेब की आत्मा एक बार फिर टूट गई। अपने बिस्तर पर लेटे औरंगजेब की आंखों में बेचैनी थी। वो औरत ताराबाई, उसे भी मैं नहीं हरा सका। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। शिवाजी का खून अब भी जिंदा है। संभाजी को मारने के बाद भी मैं उन्हें मिटा नहीं सका। औरंगजेब की आंखें बंद होती जा रही थीं, लेकिन मन के भीतर यादों का तूफान मचा था। मैंने जिंदगी भर सिर्फ झुकाया और आज खुद बिस्तर से उठने की ताकत भी नहीं बची। उसे वो क्षण याद आए जब उसने अपनों को ही अपने हाथों से मिटा दिया था। क्या खुदा मुझे माफ करेगा? मैंने अपने भाई को मरवाया, अपने पिता को कैद किया, सिर्फ ताज के लिए। क्या ये सब उस खुदा की नजर में माफी के लायक है? उसकी आवाज बुदबुदाहट में बदलने लगी थी। मैंने दौलत कमाई, ताकत हासिल की, पर आज मेरे पास खुद के लिए कफन तक नहीं है। जो कुछ है वो सब गरीबों को दे देना। पास में रखा दिया हल्के हल्के बुझ रहा था। मैंने पूरी जिंदगी एक झूठे भ्रम में गुजार दी। आज जब अल्लाह के सामने खड़ा होने का वक्त आया है तो उसकी मौजूदगी महसूस नहीं हो रही। शायद मैं ही बदनसीब हूँ। उसने अपने सबसे प्रिय बेटे आजम शाह को पास बुलाया। मैं एक बादशाह था पर नाकाम रहा। मेरी जिंदगी बेकार हो गई। आजम शाह ने जैसे ही पिता का ठंडा पड़ा हाथ छुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। औरंगजेब अब नहीं रहा। उसके जाने के साथ ही उसका विशाल साम्राज्य भी लड़खड़ाने लगा। लेकिन उसके शब्द इतिहास में गूंजते रहेंगे, एक सीख बनकर, एक चेतावनी बनकर और एक अधूरी कहानी बनकर जो कभी पूरी नहीं हो सकी।